नमस्कार। चर्चा आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष और मेरे साथ हैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक, प्रखर समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर साहब। सर, आपका बहुत बहुत भाई साहब स्वागत करता हूं आचरण में। बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत धन्यवाद आपको जी। भाई साहब, ऐसा है कि इस समय जो देश की राजनीति में चल रहा है वो वाकई चिंतकों के लिए चिंता का विषय बन गया है कि त्रिभाषा फार्मूला जो कि दशकों पुराना मामला है और उसको लेकर के जिस तरह से अभी एमके स्टालिन ने मुखरता दिखाई है, रेलवे स्टेशन पर कालिख पोती जा रही है कि हम लोग विविधता में एकता वाला देश है। संविधान की आत्मा के साथ क्या मानते हैं आप इस तरह की हरकत? देखिए, हमारे देश में त्रिभाषा फार्मूला कोई नया नहीं है जी, बल्कि देश की प्रथम सरकार के जमाने से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। अभी फिर से सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें इन्होंने त्रिभाषा फार्मूला रखा है और श्री स्टालिन के द्वारा इसका विरोध किया जाना नितांत चिंताजनक है और दुखद है। यह दुखद इसलिए भी है कि आजादी के 70 साल बाद एक मुख्यमंत्री जो है वो अपने राज्य की राजनीति को भाषा के आधार पर कर रहा है। हमारे देश में भाषा है, धर्म है, सब जो संघर्ष के माध्यम बन गए हैं, टकराव के माध्यम बन गए हैं और राजनीतिक हथियार बन गए। मैं श्री स्टालिन से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वे चाहते कि वे राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हो या आ सके तो उन्हें अपना स्पेस बनाने के लिए भाषा के सवाल को भी सोचना चाहिए। जो त्रिभाषा फार्मूला सरकार ने अभी प्रस्तावित किया है और लागू किया है उसमें काफी गुंजाइश है। उसमें ये प्रावधान है कि आप एक अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे या राज्य की क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे, दूसरा यह है कि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे और तीसरा पक्ष उसका यह भी है कि आप कोई भी भारतीय भाषा में पढ़ सकते हैं। तो अगर स्टालिन साहब तमिलनाडु में हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कन्नड़ पढ़ लें, तेलुगु पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, जो भारतीय भाषाएं हैं। परंतु त्रिभाषा फार्मूला का विरोध क्यों करना चाहते हैं? आप खास करके हिंदी को इसलिए टारगेट करना चाहते हैं कि आप अपने प्रदेश के विकास के लिए कोई और काम नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो भाषा को आप माध्यम बनाते हैं, भाषा को आप हथियार बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ये सवाल कोई हिंदी को थोपने का नहीं है, ये पॉलिसी कोई हिंदी के साम्राज्यवाद की नहीं है, कोई हिंदी का साम्राज्यवाद है भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। हिंदी तो अपने आप में आज बहुत विभाजित है। हिंदी पर एक तरफ छोटा सा हमला होने का प्रयास कभी कभी संस्कृत के नाम से भी होता है, हिंदी पर दूसरा हमला हमारे यहाँ बोलियों के नाम से भी होता है। तो हिंदी तो बड़ी दुखी है, इसलिए हिंदी से कोई खतरा उनको नहीं है और वो हिंदी के नाम का बहाना न बनाएं, वो सीधा सीधा काम करें। अपने उन्होंने रघु जी भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया और ये आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी थोपना चाह रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिसी से कोई भी सरकार की जो पॉलिसी है, जो वर्तमान पॉलिसी है, ये नीति कोई थोपे की नहीं है। अगर वो इसका विश्लेषण स्टालिन साहब ऐसा करते हैं कि इसमें हिंदी को थोपने का काम है तो गलत सोच रहे हैं वो। हम तो कह रहे हैं खुले तौर पे कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एक भारतीय भाषा, आप छोड़िए हिंदी को, आप उर्दू पढ़ाइए ना, आप कन्नड़ पढ़ाइए, आप तेलुगु पढ़ाइए, आप मलयाली पढ़ाइए, कुल मिला के आपको अगर पढ़ाना है तो आप कोई भी कन्नड़ पढ़ाइए, तेलुगु पढ़ाइए, मलयाली पढ़ाइए, मराठी पढ़ाइए, जो आपको पढ़ना पढ़ाइए, एक भारतीय भाषा पढ़ाइए। हम सबसे पहले भारतीय क्यों नहीं बनते हैं? सबसे पहले दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, ये क्यों बनते हैं? क्या है उनकी जो नियत है, ये नियत कुल मिलाकर के भाषा की राजनीति करने की है। और पिछले कई दशकों से तमिलनाडु में लोग यह काम कर रहे हैं। एकमात्र पेरियार थे जिन्होंने जब इस आंदोलन को शुरू किया था तब वो उनका आंदोलन जो था वो द्रविड़ वर्ष से आर्य था, उसमें उनके कोई लॉजिक थे। अब वो आंदोलन कोई उस आधार पर नहीं बचा हुआ है, अब उस आंदोलन के स्वरूप बदल चुके हैं। आज जो उस समय जस्टिस पार्टी थी आरंभ में, वो भटके दोस्तों में आगे आई, डीएमके बनी, डीएमके से एडीएमके बनी, वो एडीएमके की नेता जयललिता रही। तो उनकी परिभाषा में जयललिता भी जो है वो तमिल नहीं थी, द्रविड़ नहीं मानते थे उनको वो।
तो ये सारा का सारा जो उद्देश्य है केवल सत्ता का है, ताकत का है, राजनीति का है। दूसरी बात को मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि जो दो भाषाएं हैं, यानी एक तो भाषा हुई जो आपकी क्षेत्रीय मातृभाषा है, अब बची अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा या हिंदी मान लीजिए बकाया देश तो उसमें ऐच्छिकता दिया है ना रघु जी? नहीं, मैं कह रहा था कि आप इन दोनों को ऐच्छिक करो जी। अंग्रेजी की भी अनिवार्यता आप समाप्त करिए। लेकिन जो सीसेट 2 है, जो सीसेट 2 लागू किया, हालांकि वो मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था, परंतु अभी भी लागू है। उसके लागू होने के बाद में हमारे उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं, इनकी यूपीएससी की नौकरियों में जो हिस्सेदारी थी, ये घट के 25% पे आ गई है। अगर आप अध्ययन करें तो 1947 के बाद से लेकर के, और जब कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद में जब वहां पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया और लोहिया का आंदोलन चला, डॉक्टर लोहिया का, जिन्होंने कहा कि अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, चले देश में देसी भाषा। तो जब लोहिया का ये नारा हुआ और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद में जिस दौर में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की गई, तो बड़े पैमाने पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, इन प्रदेशों में पहुंचे। अब फिर से जो सीसेट 2 लागू किया, उसे लागू करने के बाद में अंग्रेजी का एक पेपर अनिवार्य कर दिया जो 100 नंबर का है। अब एक पेपर के माध्यम से योग्यता जो की कसौटी है, वो योग्यता नहीं होकर के भाषा हो गई। तो मैं इसे भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप भी नियत की सफाई रखें, आप अंग्रेजी को भी आप ऐच्छिक कर दीजिए और हिंदी को भी ऐच्छिक कर दीजिए, तो जो भाषा का सवाल है वो हल हो जाएगा। जिनको अंग्रेजी में पेपर देना होगा अंग्रेजी में दे लेंगे, जिनको हिंदी में देना होगा हिंदी में लेंगे। हिंदी वालों को अंग्रेजी बनता नहीं होगी, हिंदी वालों को हिंदी बनता नहीं होगी। जो सरकारें आती है, तमाशा चल पड़ा है, खासकर वैश्वीकरण की नीति आने के बाद में, WTO के समझौते के बाद में, कि ये बताया जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के माध्यम से जो उद्योगीकरण होना है, उससे ही रोजगार मिलेगा। जबकि वस्तुतः ये है कि आज का जो उद्योगीकरण है वो रोजगार को खाने वाला है, बनाने वाला नहीं। क्योंकि तकनीक जो ऊंचे स्तर पर जा रही है, वो तकनीक अब रोजगार कम कर रही है। रघु जी, अभी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जो इस समय एजेंडा है वो क्योंकि देखिए आप बड़ी विषम परिस्थितियों में और चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या प्रमुख एजेंडा इस समय है पार्टी का? देखिए, हमारा सबसे तो एजेंडा का एक पहला लक्ष्य है, पहला उद्देश्य है कि हमें खुद अपने मन और विचार को नहीं बदलना है, हमें समाजवादी रहना है। हमारे यहाँ का संकल्प है कि या तो मरेंगे या फिर समाजवाद लाएंगे, इसके बीच में नहीं। झंडा हमारा नहीं झुकने देंगे, नंबर 1 हमारा। नंबर 2 ये कि जो समाज में इस समय एक जड़ता का फैलाव दोबारा हो रहा है, कैसी जड़ता की पुनर्वापसी हो गई है, इसके साथ मुकाबला करना तो हर कट्टरता का, हर पोंगापंथ का, हर अंधविश्वास के खिलाफ हमें तार्किकता को पैदा करना है। इसलिए कि समाजवाद एक तार्किकता का भी विचारधारा है। 2 नंबर 3 हमें सस्ता हथकंडा नहीं अपनाना है कि सत्ता पाने के लिए हम धन का इस्तेमाल करें, सत्ता का इस्तेमाल करें, झूठ का इस्तेमाल, ये हम काम नहीं करेंगे। हमें राजनीति के नैतिक मुद्दों पे लेके जाना है। हमारे नेता थे डॉक्टर राममनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। लोहिया ने कहा कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। तो लोहिया कहते थे कि जो राजनीति है, जिस प्रकार से धर्म एक पवित्र होता है, उस प्रकार से राजनीति होती है। लोहिया ने धर्म की और राजनीति की जो परिभाषा की थी, भिन्न प्रकार से की थी। हालांकि हमारे जयंत भाई ने एक नई परिभाषा दे दी है, उस पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ, अभी उनके उस पर टिप्पणी देने वाला हूँ। उन्होंने लिखा एक अपने टिप्पणी में कि किसी एक बात से भिन्न बात कहना या उससे अलग बात कहना, ये राजनीति है। अब राजनीति ये एक नई परिभाषा जो मैंने सुनी, मैं तो राजनीति की 2 परिभाषाएं मानता हूँ, एक जो लोहिया ने बताई थी वो, और दूसरा ये कि राजनीति का काम है अन्याय से लड़ना, वो धर्म का काम है एक अच्छे व्यक्ति को गढ़ना। तो राजनीति और धर्म का रास्ता जो इस प्रकार का है कि धर्म को चाहिए कि इंसान को गढ़े, बनाए, अच्छा इंसान बनाए, और राजनीति का काम है कि अन्यायी व्यवस्था से लड़े। तो हम लोग राजनीति की शर्त में देखेंगे और शर्त में लड़ने का काम करेंगे। ये दूसरा हमारा पक्ष है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो समाज में आज विषमताएं हैं,
इन विषमताओं को मिटाने के लिए आज के कार्यक्रम क्या हो? आज से 50 साल पहले कार्यक्रम बदल सकते हैं, आज के कार्यक्रम हो। अभी जैसे एक घटना आपको सुनाता हूँ, न केवल ग्वालियर चंबल संभाग में, न केवल मध्य प्रदेश में, सारे हिंदुस्तान में इस समय लावारिस जानवरों की एक बड़ी गंभीर समस्या बन गई। वो जो गंभीर समस्या बन गई है, उसकी स्थिति है कि उसके चलते जानवर भी मर रहे हैं, गाय भी मर रही है, आदमी मर रहे हैं। अब क्या वर्तमान गौशालाओं से इसका हल निकल सकता है? मैं मानता हूं कि कुछ अपवाद हो सकते हैं कि यहाँ पे जो गौशालाएं जो है, यहाँ पे गायें बच रही हो, उनकी रक्षा हो रही हो, तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने ये नीति का बात उठाई है, नीति की बात कही है कि अब ऐसी नीति बनाई जाना चाहिए कि गौशालाओं को पालने का काम गौशालाएं ना करें, इनको तो छोड़िए। आप जो किसान हैं, गांव के किसान हैं, उनमें भी जो भूमिहीन लोग हैं, आप उनको 2-2 गाय दे दो, और जिस प्रकार का अनुदान का पैसा आप यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, इस अनुदान का पैसा बंद करके उन किसानों को दो, तो किसानों को भी साल में 75,000 रुपए की 72,000 की आमदनी हो जाएगी और गायें भी बच जाएंगी, सड़क की दुर्घटनाएं खत्म हो जाएंगी, सड़क पे गायें कट्टा बंद हो जाएंगी। आज हालत यह है मनीष जी कि खेतों को रखाना इतना कठिन काम हो गया है, किसान सो नहीं पा रहा है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही है, जिसके खेत में जानवर चले जाते हैं, पूरा खेत नष्ट हो जाता है। किसान अपनी जमीन की बाउंड्री बना रहा है। अभी तक यहाँ पे माफियाओं के डर से शहर में लोग बाउंड्री बनाते थे, लोग घरों की बाउंड्री बनाते थे, हमारे जो पुराने रजवाड़े थे ये लोग किले की बाउंड्री बनाते थे, कोई बाहर का हमला ना हो जाए। अब लावारिस जानवरों के हमले के कारण से खेत की बाउंड्री बनाना पड़ रही है। हमारी पार्टी का तंत्र उसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, कुछ कारण हो गए, मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। एक बात है। चौथी बात है वो है प्रदूषण का सवाल। आज जब भी प्रदूषण की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं पराली जलाना बंद कर दो, तो पराली कोई आज नहीं जल रही, अभी तो पहले भी जलती थी, खबर में जलती थी, खेत में जलती थी, पराली का धुआं कितनी दूर जाता था। आज दिल्ली शहर में 83 लाख कारें हैं, 83 लाख कारें। अब आप बताइए कि आबादी जो बालिग आबादी है उसके मुकाबले में आपके पास कारें हो रही है। सारे शहर जो है इनको कौन प्रदूषित कर रहा है? आज प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण धुआं है, और कारों के पीछे जो धन की होड़ है उसके लिए क्या हो रहा है? उसके पीछे भ्रष्टाचार है। बच्चों के लिए कार चाहिए, आदमी के बढ़िया से बढ़िया कार चाहिए, हर दिन नई नई कारें आने हैं। अब पहले 20 लाख की कार, फिर 40 लाख की कार, अब 1 करोड़ की कार, 3 करोड़ की कार आई है, तो कारों की होड़ लगी हुई है। अब ये जो होड़ है इसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में प्रदूषण के लिए 2 प्रकार का प्रदूषण है, एक है भ्रष्टाचार का प्रदूषण, एक है धुएं का प्रदूषण। इन दोनों को अगर सीमित करना है तो एक तरीका हो सकता है कि सरकार एक कायदा बना दे, एक परिवार अधिकतम एक कार, एक परिवार एक कार में गुजारा अपना करे। अगर इतना भी कर ले तो सारे हिंदुस्तान से जो हमारी समझ है, जो हमारा आंकड़ा कहता है, उसके हिसाब से दिल्ली है। आज दिल्ली में अगर 83 लाख कारें हैं, पर वो कितने परिवारों के नाम पर रजिस्टर्ड है? अभी उनकी संख्या मुश्किल से 6 से 7 लाख, 7 लाख कारें रहेंगी। अगर 76 लाख कारें दिल्ली से निकल जाएं तो सड़कें साफ हो जाएंगी, जाम लगना बंद हो जाएगा, फ्लाईओवर की फ्लाईओवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो फ्लाईओवर बनता है और 6 महीने बाद फर्जियों की हालत हो जाती है। धुआं से लोग मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज साहब कहते हैं हमारी सांस घुट रही है, हमारे परिवार के बच्चों की सांस घुट रही है, तो करते कुछ नहीं है भाई। हमारी पार्टी की सिद्धांत मान लो, नीति मानो कि एक परिवार में एक कार करो, सारे हिंदुस्तान से हो जाएगा। जो कारों का नाम पे लूट है, जो मुनाफा है, क्योंकि एक कार जो आज 1 करोड़ की बिक रही है उसकी लागत मूल्य मुश्किल से 20 लाख रुपए होता है। उसमें 20 लाख का मूल्य होता है, 20 लाख विज्ञापन का होता है और 20 लाख राजनीति के चंदे का होता है, और बकाया 60 लाख उनके मुनाफे में चला जाता है। तो ये सब भी बंद हो जाएगा, तो एक लूट बन जाएगी। तो हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या है आपके हिसाब से? अरविंद केजरीवाल के भविष्य के बारे में और आम आदमी पार्टी बारे में तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक तो समझ ये है कि मैं तो देश से कहना चाहता हूँ, अगर लोगों को हमारी बात माने कि कोई भी सरकार आए, अगर हमारी पार्टी सरकार आए तो 5 साल में बदल जरूर देश। अगर इतनी केवल कर ले लोग कि 5 साल में सरकार बदलना है, छोड़ दीजिए एजेंडा, तो देश में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो सत्ताधीश बदबख्त हो जाते हैं, जो सत्ताधीश जड़ हो जाते हैं, परिवारवादी हो जाते हैं, वो सत्ताधीश कुछ उनके ऊपर अंकुश लगेगा। और ये जो चुनाव हुए, चुनाव में आम आदमी पार्टी हारी है। ये हार मैं ऐसा समझता हूँ कि केजरीवाल की व्यक्तिगत हार है। केजरीवाल जी अगर मेरी सलाह माने तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, परंतु एक आपको सलाह भी है कि आप नेतृत्व का पद छोड़ दीजिए। यह आपके नेतृत्व की असफलता है। पार्टी अभी नहीं बनी है, पार्टी भी नहीं है, सब हारी है।
अभी भी मैंने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का संगठन है, नेटवर्क है। 45% वोट या 40% वोट अगर आपको मिला है तो कोई कम वोट नहीं है, मात्र 2% की हार है। अगर केजरीवाल जी अब कुछ अपने पार्टी को त्याग करना चाहें, जो कि वो करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे, पर वो करना चाहें, और अगर वो नेतृत्व किसी और को सौंप दें या अपने आप लोगों को नेतृत्व करने दें, जो तो पहले विकेंद्री के पक्ष में थे। दुर्भाग्य है दुनिया का कि जो आदमी विकेंद्री के पक्ष की बात करता है वो आदमी केंद्रीकरण हो जाता है। जो कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि स्टेट एंड सोसाइटी, वो बनते हुए सबसे बड़े सेंट्रलाइज सोसाइटी स्टेट बन जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी आए थे कि हमें चाहिए स्वराज, और फिर बोले कि हम ही हैं स्वराज। तो ये अगर इस भावना को छोड़ करके वो नेतृत्व छोड़ दें तो आज भी आम आदमी पार्टी में पोटेंशियल है, वो खड़ी हो सकती है, और नीति के आधार पर अगर वो चलेंगे तो संभावनाएं उनके सामने है। परंतु अब संभावनाओं को भी मिटाना या संभावनाओं को बचाना ये उनके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।